अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बजट आ चुका है कल, उसके बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उस पर रद्दअमल भी आ रहा है। कुछ इसे मुस्बत बजट करार दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ तनकीद भी नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि एक तासुर जो है बजट का वो बेहतर बजट का ही है। लेकिन अपोजिशन की अगर बात की जाए तो उन्हें हस्ब रिवायत ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी तो इसे आवाम पर मुआशी हमला करार दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भरपूर मज़ाहमत भी करेंगे, इस बजट को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत के जो वज़रा हैं वो बड़ी बगलें बजाते नज़र आ रहे हैं कि हमने जी बहुत अच्छा बजट दिया है और इंशाल्लाह ये ग्रोथ बजट आपको दिखाएगा कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया मज़ीद तेज़ी से चलेगा। क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है? और अपोजिशन की तनकीद इस बजट के हवाले से कितनी जायज़ है? वो ये तो कह रही है कि ये एक गरीब दुश्मन बजट है, ये माशी हमला है, लेकिन कुछ हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंडिकेट कर दिया हो कि जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये ज़रूर एक जनरलाइज स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि जी मज़ीद तनख्वाहें बढ़ा दी जाती, मज़ीद रिलीफ दिया जाता, लेकिन ज़ाहिर को स्पेसिफाई नहीं कर सके। क्या वाकई अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं है, वो फिर एक कोई शेडो बजट तैयार कर रही है जिससे जवाब देगी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बात हो सकती है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज भी। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया, जो कि माहिर मईशत हैं, तो उनकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। खुर्रम साहब आपको भी हम वेलकम कहते हैं। इमरान साहब आज गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिलाली साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि हम सब ज़रा खुर्रम साहब से भी जाने के क्या उनको इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है, और मैं उन्हीं की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले खुर्रम साहब, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैं देख रही थी कि अपोजिशन कुछ स्पेसिफाई कर सके, लेकिन मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नज़र नहीं आया कि जो इस पर तनकीद कर रहे हों। एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप कैसे इस बजट को देख रहे हैं? क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं? जी देखिए, जहाँ तक तनकीद का ताल्लुक है तो हैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो कि रीज़नेबल तनकीद की जा सकती है, और उसमें महंगाई की कुछ पर्सपेक्टिव है। और वैसे अगर ओवरऑल टैक्स की बात करें तो उसमें जो है टैक्सेशन के बर्डन को रिलेटिवली कम रखने की बात की गई है। और जो है टैक्सेस में दो तीन चीज़ें हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं। एक तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई का ये पिछले 2 सालों से बेहतर बजट है रिलेटिवली। ये हम नहीं कह सकते कि जी ओवरनाइट कोई नई चीज़ हो गई है, या फिर कोई चेंज आ गया है, या फिर कोई तब्दीली का बहुत बड़ा जो है वो एक ज़रिया बन जाएगा ये बजट, ऐसा नहीं है। बट मैं इसको कहता हूँ ये करेक्टिव मेजर्स हैं, इस पर थोड़े, इस पर करेक्टिव जो है वो इसको बजट कहा जा सकता है, जिसमें टैक्सेस को, नंबर ऑफ टैक्सेस को एक तो कम करने की बात की गई है, आईएसएस फेज आउट करने की बात की गई है, और टैक्सेस में बर्डन को भी कम करने की बात की गई है। लेट्स से कुछ सेक्टर्स पे सेल्स टैक्स को कम किया गया है, विथहोल्डिंग टैक्स को 40% कम किया गया है, रफली 12 कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर विथहोल्डिंग टैक्स को कम किया गया है, टर्नओवर टैक्स को कम किया गया है। मैं तो कहता था कि टर्नओवर टैक्स को कम्प्लीटली आप शेल्फ कर दें, इसमें हटा दें प्रेडेटरी टैक्स सिस्टम में, और ओवरऑल जो है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफकोर्स कम नहीं किया गया, वो भी कम करना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये रखा गया है कि हम महंगाई के साथ टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं, तो क्यों ना महंगाई के साथ ग्रोथ पर फोकस करें, ताकि महंगाई ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ के। तो महंगाई तो देखें चल भी रही है और आगे होनी भी है, तो क्यों ना ग्रोथ को बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टैक्सेस कम करके इकोनॉमी का बर्डन कम किया जाए। ये एक अच्छी जो है एक अप्रोच है, इसकी शुरुआत है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो तनकीद है वो कहाँ पे हो सकती है? तनकीद जो है दोबारा महंगाई की सूरत में आगे आ सकती है, और तनकीद उसी पे की गई है मेरे ख्याल में। जैसे कि आप इसमें एक चीज़ देखें कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसका टारगेट बहुत ज़्यादा रखा गया है। वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ जो है वो महंगाई का एक ज़रिया बन सकता है, मज़ीद एनर्जी की महंगाई का। मिसाल के तौर पे जो पेट्रोलियम लेवी है वो पेट्रोल के अंदर अभी जो है वो रफली बहुत 10-12 रुपये के अराउंड शायद है, ये 30 रुपये तक चली गई थी जब ऑयल प्राइसेस लास्ट ईयर यहाँ से
बिल्कुल आधी। अच्छा खुर्रम साहब, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर इंटरप्ट करूँ, आपने ये जो बात की है राइटली ये क्वेश्चन सब उठा रहे थे, और अभी मैं थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना को सुन रही थी और उनसे यही सवाल जब किया गया कि फिर आप इसको कैसे मीट करेंगे जब पेट्रोलियम की प्राइसेस तो बढ़ानी पड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि जी हम पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उन्होंने दो उसके अल्टरनेटिव प्लान्स दिए कि जी ईरान पे अगर सेक्शंस हट जाती हैं तो ईरानी तेल आ जाएगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएंगी। और दूसरी उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो कुछ डील ऐसी चल रही है, रियायती नरखों पे हमें पेट्रोलियम जो है वो तेल मिलना शुरू हो जाएगा, उससे उसकी वजह से भी तो हम वो मीटअप कर लेंगे लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल अप्रोच है? नहीं, लेकिन बात ये कि अगर आप किसी से उधार पे तेल लेते हैं तो कीमत तो आपको अदा करनी होगी ना। डेफर्ड फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आज आप सऊदी अरेबिया से ऑयल ले लें और आप 1 साल बाद उसको पे करें, लेकिन वो प्राइस क्या होगी वो तो मार्केट डिटरमिन करेगी ना। तो आप सिर्फ टाइम का फ़र्क आ रहा है कि आज आप कहें कि जी $1 अरब का तेल हमें दे दें, आज की प्राइस चल रही है $70, और आप कहेंगे जी हम आपको 1 साल बाद पे करते हैं, तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि जी वो कीमत के बगैर होगा? तो ये देखें, ये इतना आसान नहीं है कि आप अगर ईरानी तेल आ जाएगा या सऊदी अरब का आ जाएगा। पहली बात हम सऊदी अरब और इस तरफ से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो देखें, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की कोशिश करता हूँ देने की, कि मिसाल के तौर पे अगर ऑयल प्राइस $70 चल रही है और अभी हमारी पेट्रोल की प्राइस $100 से भी ऊपर है, तो अगर यही $70 पे हम एक एग्रीमेंट करते हैं तो हमारी प्राइस तो कम नहीं होगी ना। ये होगा कि हमारी वो जो पेमेंट है वो डेफर हो जाएगी 1 साल के लिए। आज हमें वो $1 बिलियन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन देना तो उसी प्राइस पे है जो मार्केट प्राइस होगी। तो पॉइंट ये है कि टैक्स तो मार्केट प्राइस पे कटेगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ये इतना सीधा है। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात होगी कि हमें डेफर्ड फैसिलिटी मिलती है, उससे हमारी जो फंड्स की मैनेजमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखें, प्लीज़ इस बात को समझें, लास्ट ईयर ऑयल की प्राइसेस $18-15 तक पहुंच गई थी, नीचे चली गई। अब उस वक्त हमारे गवर्नमेंट ने किया ये था, पास ऑन किए थे 30-40 रुपये, लेकिन कंप्लीट पास ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से वो गैप जो था ना, गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया कि 30 रुपये तक लेवी ले गए, तब जाके 400 अरब की लेवी आपको मिली है। आज आपकी प्राइसेस अभी से $70 पे हैं, $70 पर बैरल। अगर ये ऑयल दुनिया में बेहतरी आना शुरू होती है, कोविड की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और उससे इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होती है, तो ये $70 बढ़ सकता है आगे। तो वो रूम नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, तो इसकी कोई स्ट्रैटेजी सोचनी होगी। ये अच्छा खासा अमाउंट है, 600 अरब रुपया कम नहीं होता, तो वो कटेगा कहाँ से? वो डेवलपमेंट से काटना पड़ेगा। तो देखें, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चैलेंज है कि महंगाई को देखिए, महंगाई का आगे मसला क्या है? फूड प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आ सकता है। आपको ये देखना होगा कि हम FDI को कैसे क्रैक करते हैं और एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ाते हैं, ताकि ये ऑफसेट कर सके इस आउटफ्लो को डॉलर के, ताकि हमारे रुपये पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। खुर्रम साहब, आप साथ ही हैं हमारे, और ज़ाहिर है दीगर पार्टिसिपेंट भी आपसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन मैं ज़रा शामिल कर लूँ इमरान साहब को भी, हिलाली साहब को भी गुफ्तगू में, और थोड़ा पॉलिटिकल साइड जो है इस बजट की, उस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी अगर वाकई मईशत टेक ऑफ कर रही है जैसे कि बताया जा रहा है, तो उस वजह से तो फिर 25% सैलरीज में इजाफा होना चाहिए था, फिर इतना कम आपने क्यों किया? महंगाई तो इस कदर ज़्यादा और सिर्फ 10। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवा देती हूँ। वज़ीर आज़म साहब, अगर पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रहा है तो आप क्यों फिर इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रहे हो? जब महंगाई इतना ज्यादा होता है तो आपका मामूली 10% का इजाफा का क्या फायदा? आप कम अज कम मिनिमम वेज में इजाफा 25,000 रुपीज को आप सेट कर देते मिनिमम वेज। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत को ये रिक्वेस्ट किया है, डिमांड किया है कि वो कम अज कम 25,000 रुपीज को मिनिमम वेज सेट करे। तो हिलाली साहब और इमरान साहब से मैं ये जानूंगी, पहले हिलाली साहब की तरफ आ जाते हैं। हिलाली साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि मईशत टेक ऑफ करी और जो ऑपोजिशन उस बजट पे तनकीद कर रही है वो बिल्कुल जायज़ तनकीद है या नाजायज़ है? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अपोजिशन ने कहा है कि ये एक इलेक्शन बजट है। किसने कहा? अपोजिशन ने कहा। जब अपोजिशन कहती है कि इलेक्शन बजट है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इट्स अ गुड बजट। इट्स अ गुड बजट।
इट इज गुड फॉर ऑल। तो अगर ये खुद कह रहे हैं इट्स अ गुड फॉर ऑल, और ये लड़का एक तरफ से चीख रहा है कि 5,000 रुपया ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, तो आई मीन व्हाट वैल्यू, इसकी क्रिटिसिज्म पे क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। तो आप ये भी कह सकते हैं, माफ करिए, लेट्स टेक दी ऑपोजिट व्यू, नहीं बढ़ना चाहिए तनख्वाह। पता क्यों? अगर तनख्वाह बढ़ेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, और पता क्या, फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। आप समझ गए ना? ये तो आई एम सॉरी, ये हिस्ट्री पढ़ा था ऑक्सफोर्ड पे, ही शुड स्टिक टू हिस्ट्री। दूसरी बात जो मैं आपको कहना पड़ता हूं, सब लोगों का फोकस इस मुल्क में शायद ना हो, सब तो अपने आप पे फोकस करते हैं, शायद फोकस होना चाहिए गरीबों पे, गुर्बत वाले, जो पता नहीं कितने, एक 220 मिलियन से इस 150 मिलियन जो हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उससे 80 मिलियन जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। उन पे फिक्र करो, उनका क्या हुआ है, पूछो ना क्या हुआ है उनका मिनिमम सैलरी बढ़ा है, उनका एहतसाब पैकेज बढ़ा है, 210 अरब से लेके 260 अरब खर्च रहे हैं। और वो जब वो जो एहसास पैकेज, और जो सानिया निश्तर का जाके सुने, मैं सुना उस औरत को फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक शी इज अबाउट द बेस्ट मिनिस्टर इन द कैबिनेट। उससे बेहतर कोई मिनिस्टर ही नहीं है, मास्टर ऑफ पोर्टफोलियो। बजट रेज हुआ है, डेवलपमेंट बजट 650 से 900 अरब तक। सोचिए किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नौकरियां क्रिएट होंगी, लेकिन वो यूज भी तो हो फिर है ना, रोड ये वो पहले भी रखा तो काफी था। नहीं यूज होता है, देखिए जी नहीं, जी, अगर नहीं यूज हुआ तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते ना। वी मस्ट प्रिज्यूम कि पागल नहीं है कि जब पैसे रखे जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि गरीब को इसमें रिलीफ मिला है, लेकिन इमरान साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं और लगता है उनके पास काफ़ी कुछ है कहने के लिए। इमरान साहब, क्या चक्कर है, सब खुश हैं, लेकिन आप खुश हैं कि नहीं? देखिए, गरीब को ही तो कुछ नहीं मिला इस बजट में। अच्छा, हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरह हिलाली साहब आप जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। गुजारिश ये है कि अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, किस तरह से गरीब को नहीं मिला। ठंडे कमरों में बैठ के हम जो बात करते हैं ना, एसी में बैठ के, हमें बाहर का गरीब का क्या पता होता है। जाके देखें बाहर मजदूर की हालत क्या है। 20,000 जो आप कह रहे हैं ना कि कम से कम उजरत है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 90% मजदूरों को ये 20,000 कम से कम उजरत नहीं मिलेगी, क्योंकि माजी में भी पिछले 70-72 साल में कभी जो उजरत तय होती है वो नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात ये जो अभी खुर्रम शहजाद साहब फरमा रहे थे, ये इन्होंने इसी तरह से क्या है कि महंगाई को वैसे तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो इस लिहाज से ये आप कह सकती हैं कि ये सरमायादार दोस्त बजट है, ये मजदूर दोस्त बजट नहीं है, क्योंकि सरमायादार का बिजनेस बढ़ेगा, अच्छी बात है, बिजनेस बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी। अब मुझे बात कर लेने दें प्लीज। सरमायादार का बिजनेस बढ़ेगा, बिल्कुल जॉब बढ़ेगी, लेकिन बात यह कि मजदूर को तो नीचे तक इफेक्ट जाएगा तो उसका फ़ायदा है ना। जब बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा होगा, दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी। और ये जो अब हिलाली साहब फरमा रहे थे कि 600 अरब से वो ले गए 900 अरब रुपए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 630 अरब में से उन्होंने 250 अरब रुपए तक के आती मंसूबों पे पिछली दफा खर्च किए थे। हाँ जी, वो काफी, हाँ, जब वो पहले 600-650 अरब ही खर्च नहीं कर सके, तो अब 900 अरब पे ये उम्मीद सिर्फ ये सोच के खुश हो जाएं कि अच्छा वो खर्च करेंगे और ये चीज़ें निकलेंगी। बात ये है कि तनकीद बराए तनकीद एक बुरी चीज़ है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए और हौसला भी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बात है, जो वो कह रहे थे कि जी 10% हमें तो इतना, तो पाकिस्तान में हमेशा 10% ही बढ़ती रही है। इवन पीपल्स पार्टी खुद अपनी हुकूमत में 10% से ज्यादा उन्होंने कभी सैलरी नहीं बढ़ाई। तो उनके उसमें बढ़ चुकी है, इससे ज्यादा कितनी, कब, मुझे एग्जैक्टली मैं कोट कर सकती, लेकिन ये मैं कल ही देख रही थी एक स्क्रॉल में, लेकिन वहां पर ये था। आमतौर पे पाकिस्तान में वैसे यही है कि 10% के करीब ही बढ़ती है, तो मैं कहता हूँ चले शुक्र है, कुछ तो बढ़ी है। अच्छा, मैं खुर्रम साहब की तरफ जाते हुए, खुर्रम साहब कल एक बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन सब उठा रहे थे, हिलाली साहब की जानिब से भी उठाया गया, मैं वो आपके सामने जरूर रखूंगी कि रिलीफ सबको मिला, अच्छी बात है, कुछ सब्सिडीज भी बहुत बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं, टैक्सेस में भी कमी हुई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये सारे
हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये आखिर पूरे कैसे होंगे, वो पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो तो हमें पता है हमेशा कि वो हमारे टारगेट्स तो कम ही पूरे होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी आपका ये कि वो कहते हैं ना जो है खर्चा रुपया कमाई अठन्नी खर्चा रुपया yes. ये हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हम जो है वो अपने इस्तात से ज़्यादा खर्च करते आए हैं, तभी हमारा ये हाल हुआ है। और हमने कभी मैंने रवि इख्तियार नहीं की है वो पब्लिक फाइनेंसेस की जो बात है, और ये ओवर द पीरियड हुआ है 30-40-50 सालों में हमने कभी भी पब्लिक फाइनेंस को जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं किया। वो जो मैं बात कर रहा था कि जो है आमदन अठन्नी खर्चा रुपया, ये बेसिकली यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आप इतनी रिसोर्स इकट्ठी कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है उसमें, और आपने छूट तो दे दिए काफ़ी चीज़ों पे, उसको कहाँ से पूरा करेंगे और उसको खर्च भी कहाँ करेंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा हमें अग्रेसिव जाने की ज़रूरत थी, और उसमें ये अग्रेसिवनेस दिखाई गई है इस बजट में कि देखें अब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स टैक्स के रखना भी ठीक नहीं है, लेकिन एक ऐसा टारगेट हो जो कि अचीवेबल हो, बट शॉर्टफॉल तो इसमें नज़र आता है। वो किस तरह से नज़र आता है कि देखें अगर महंगाई की शरह देखें आप तो अगले साल की महंगाई की शरह भी तकरीबन 9% तक रहेगी, 9 से 10% तक, जो बहुत ज़्यादा है, जिसे कम होना चाहिए नंबर 1। और वो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, लोकल फैक्टर्स भी हैं, ओवरनाइट ठीक हो नहीं सकता, आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी सप्लाई साइड इंप्रूव होगी। तो 9% की अगर मैं महंगाई रखूँ और जो हमारी शरह नमो है, जो GDP ग्रोथ है, यानी कि जो मशी तरक्की की जो शरह है, उस तकरीबन 5% रख लें आप, तो 14 से 15% आपके टैक्स के रेवेन्यू में ग्रोथ तो आ सकती है। यानी कि अगर आप महंगाई से भी पूरे हो जाएगी। खुरम साहब 40 जी खुरम साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने जो टैक्सों की बात की, जब हुकूमत ने डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाए, जो अच्छी बात है, तो अपने अहदाफ पूरे करने के लिए ये सेल्स टैक्स के ज़रिए से, कस्टम ड्यूटी के ज़रिए से या इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए से जब ये अपने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे तो उसका असर तो आम सार्फ पे ही आएगा ना, रिजल्ट तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। तो ये जो इनका हदफ है कि अगले 2 साल में ग्रोथ रेट जो है 6 to 7 हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये अचीव कर लेंगे? देखें ये मैं वही उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि महंगाई तो मैंने पहले ही इसलिए बता दी ना कि महंगाई तो होगी, महंगाई की शरह तकरीबन 9 से 10% की एक्सपेक्ट करें आप। ये इसी वजह से मैंने कहा है कि 9 से 10% महंगाई तो होनी है, क्योंकि टैक्सेस जब लेट से सेल्स टैक्स कहीं कम किया है तो कहीं से पूरा तो करेंगे। तो अगर कहीं और से पूरा कर, लेट से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे एक मशीन आप लगाएं, उससे आपका कैलकुलेशन आएगी कि जी सेल्स टैक्स आपका कितना बनता है, जो भी स्टोर्स हैं बड़े बड़े वहाँ पे, तो वो जो सेल्स टैक्स लगेगा उन स्टोर्स पे नेचुरली वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो कंज्यूमर पे पास ऑन करेंगे। तो मैंने इसलिए पहले ही आपसे कह दिया कि महंगाई की शरह आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत कम नहीं होनी, ये इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं और लोकल फैक्टर्स भी हैं। लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जो इन्होंने बड़ा अच्छा पूछा कि भाई हम टैक्सेस पूरे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और फिर उसको उनको खर्च कैसे करेंगे। तो बात यह है कि अगर 5800 अरब का टारगेट रखा है तो महंगाई और GDP की शरह मिला के 15% ग्रोथ तो आ सकती है, लेकिन ग्रोथ हमें 5800 करने के लिए 27% से ज़्यादा चाहिए ग्रोथ, वो कहाँ से आएगी। तो देखें शॉर्टफॉल तो आप एक्सपेक्ट करें कि 300 से 400 अरब का शॉर्टफॉल हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो पता है कि जी अगर 95% मेरा टैक्स मुझे मिल रहा है, 95% पिछले साल का भी आप देख लें 95% ही अचीव हुआ है ना। 4.9 ट्रिलियन का टारगेट रखा था FDI टैक्स का, और अभी तक 4600 अरब हुआ होगा हार्डली, तो 200-300 अरब रुपए यहाँ पे भी जो है शॉर्टफॉल हो रहे हैं। तो एग्रेसिव होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के स्टेप लेना जिससे ग्रोथ खुले। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊपर वाले तबके को तो मिलेगा। देखें एक चीज़ जहन रखें कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैं, हमारे यहाँ ऊपर वाला तबका ही पहले कमाता है और वो नीचे आहिस्ता वो नीचे रहता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो करना है, ये करना है गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल और फेडरल, कि ऊपर वाला तबका कमा रहा है तो वो ट्रिकल डाउन करे, मेक श्योर करें कि हम जो आगे मुराद दे रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने एमनेस्टी भी अनाउंस, आपने एमनेस्टी के साथ कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स के लिए एमनेस्टी अनाउंस की है, प्लस उनको टैक्सेस में कमी की है। तो क्या सीमेंट की प्राइसेस कम हुई हैं, क्या फर्टिलाइजर की प्राइसेस कम हुई हैं, क्या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हुई है, ये क्यों नहीं कोई इसको ट्रैक करता।
तो बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन पैरा भी देना है सारा, यही नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी बनानी है, उसको पूरा इम्प्लीमेंट भी करवाना है। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अब ज़रा वक्त हमारे पास शॉर्ट है, मैं आप सबसे एक एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। हिलाली साहब, आप फिर आपको लग रहा है कि ये जो इन्होंने बजट दिया है ये एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बजट है, या फिर सिर्फ नए दावे तो नहीं कहीं कर दिए इमरान खान साहब ने, फिर से नए वादे करनी है हमारे साथ, 2 महीना रह जाए हम? मेरे ख्याल में कि इसने कोई ऐसे वादे नहीं किए हैं जो अगर कोविड नहीं होता शायद पूरे नहीं कर सकता था, मगर कोविड हुआ और द होल वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज, तो ये और अगर आप देखें कितना चेंज आया है किन मुल्कों के और हमारे हमसाये मुल्कों को भी, तो हमारा तो बहुत बेहतर है। जी। मैं तो समझता हूँ ये कह रहे हैं कि जी 20,000 रुपया मिनिमम सैलरी है और 20,000 रुपया इनको मिलेगा नहीं, कि ये सब झूठ है। तो ये इसलिए झूठ समझते हैं ना कि नून झूठ बोलता है। अब फॉर इंस्टेंस मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, शुगर केन का क्या कीमत था जी, ग्रोअर को कितना मिलना था, 180 रुपया मिलना था। नून और पीपीपी के ज़माने में लगभग कितना मिलता था जब 180 रुपया था, 120 रुपया मिलता था ग्रोअर को, और जब बाकी मांगता था उनका जवाब था जाओ फुटो। और अब कितना है, 320 रुपया है शुगर केन का प्राइस इस वक्त, और ग्रोअर को कितना मिलता है, 320 रुपया है। जाएं पूछें उनसे। ये पता नहीं क्यों समझते हैं कि इनकी चोरी और इनकी हर किस्म की नालायकी, दे शुड इमीडिएटली थिंक कि ये जो सक्सेसर गवर्नमेंट जो आया है वो उतना ही बड़ा चोर है, उतना ही नालायक है। मिसाल के तौर पे स्मगलिंग के अब एक कानून निकला है, अगर आपके पास कोई चीज पकड़ा जाए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये बाहर से लीगली इंपोर्ट हुआ है। अब आप मुझे बताएं उससे क्या रेवेन्यू होगा, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। दिस इज नेवर बीन द केस बिफोर। कहने के मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें अब काफी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो गई। अच्छा, आप होपफुल हैं, राइट? ये जो टैक्स लॉज में जो चेंजेस आए हैं वो ऐसे चेंजेस आए हैं जो पहले कभी हुए ही नहीं है। वी डोंट नो, शायद हो, मैं समझता हूं, दुआ करें कि हो। ये कहना कि कुछ नहीं होगा, आप होपफुल हैं, ऑलराइट, नहीं हो सका। इमरान साहब, तब्दीली आ गई है और वो हिलाली साहब कह रहे हैं कि होंगी चीजें इंप्लीमेंट भी। मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो ख्वाहिश और दुआ है कि जो काम नून और पीपल्स पार्टी नहीं कर सके, अल्लाह करे कि पीटीआई वो काम कर जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात ये है कि अभी इस बजट की जो हम बात कर रहे हैं, सब्सिडीज की मद में हुकूमत ने 225 अरब रुपए की सब्सिडीज बढ़ाई हैं, 225% इजाफा कर दिया उन्होंने सब्सिडीज में। अब मुझे ये बताएं, ये 225% इजाफा किस में किया? खुराक पे किया है? नहीं, ये 225% इजाफा हुआ है एनर्जी के जो हैं चीज़ें। अब मुझे आप ये बताएं, जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचता था वो पता क्या है? मेट्रो बस की जो सब्सिडी थी वो 2 अरब से 1 अरब कर दी है। अब वो जो गरीब आदमी उसमें सफ़र करता है उसका किराया तो उसका बढ़ेगा, जिसके लिए 10 रुपये भी किराया बढ़े तो वो 10 रुपये मैटर करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि आप जनाब, आपकी पॉलिसीज तो बड़ी अच्छी हैं, आप मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अल्लाह करे आप करें, लेकिन गरीब के लिए भी कुछ करें, गरीब के लिए भी करें। चलें जी, देखते हैं वो नीचे तक इफेक्ट आता है कि खुरम साहब ने भी इसको मेंशन किया। खुरम साहब, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बिल्कुल उनकी बात सही कि अगर ये सरमायादार भी कामयाब होता है, आगे बढ़ता है, तो उसका इफेक्ट नीचे तक आए, इस चीज़ को इंश्योर करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं जी आने वाला बजट क्या वाकई इतना ही इम्प्लीमेंट उस पर हो पाता है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि कुछ सियासी चैलेंजेस अभी भी हुकूमत के लिए मौजूद हैं और ख़ास तौर पर अगर हम जहांगीर तरीन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। FIA की जानिब से ये कहा गया कि जो उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत अब बाकी नहीं रही है, तो ये क्या NRO है जैसा कि अपोजिशन इस चीज़ को कह रही है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। FIA का कहना है कि जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन की गिरफ्तारी दरकार नहीं है
और इसके बाद से अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं जहांगीर खान तरीन को NRO तो नहीं दे दिया गया, क्या उनको क्लीन चिट दे दी गई है FIA की जानिब से। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बजट में वोट लेने के लिए उन्हें थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया, बाद में दोबारा से कहीं कार्रवाई ना शुरू हो जाए। और तीसरा जो इससे इम्पॉर्टेंट जुड़ा नुक्ता है वो ये है कि जनाब FIA के जो DJ हैं वो भी अभी रिसेंटली चेंज किए गए हैं, तो इसकी कड़ियाँ जाकर कहाँ मिलती हैं। वाजिद ज़िया साहब की तो खुद इमरान खान साहब भी तारीफ़ कर चुके हैं, इस गवर्नमेंट में लाया गया, उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे बड़े इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस की, तो फिर ये क्या हुआ कि उन्हें चेंज कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं, इस पर बात करते हैं जी अब। और पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कोई डील हो गई है तरीन साहब साहब? मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ भी होता है और एहतसाब भी होता है। अच्छा, एहतसाब होता है गरीब का। अच्छा, वो बेचारा साइकिल चोरी में भी पकड़ा जाए ना तो उसका वो एहतसाब होता है जिसकी आदत कोई नहीं। और इंसाफ मिलता है अपना मन चाहा किसको, अमीर को। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस की बात कर लें, अभी आपने जो DG की बात की, DG FIA जो हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भी हरदिल अजीज़ थे, वाजिद ज़िया साहब, और हुकूमती वुज़रा उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो जहांगीर तरीन को कोई रायत देने के तैयार नहीं थे। इस्लामाबाद में ये खबरें सरगर्म हैं कि क्योंकि वो रायत देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फिर इन बातों को तकवीयत कैसे मिलती है? तकवीयत ऐसे मिलती है कि जहांगीर तरीन जब अदालत में पेश होते हैं तो ऐन समाअत के दौरान जब उनका ख़त्म हो रहा होता है ज़मानत का दुरानिया, तो FIA की तरफ से कह दिया जाता है कि जनाब हमारा मौक़िफ़ तो यह कि इनकी तो गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है, ना अली तरीन की ना जहांगीर तरीन की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें अगर गलत है, मान लिया, तो आपने जो कमेटी बनाई थी बैरिस्टर जफर साहब की सरबराही में, उस कमेटी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट क्यों अभी तक पब्लिक नहीं की गई? क्यों नहीं बताया गया कि क्या उसमें ये नहीं था कि कुछ वहाँ प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोग हैं जो जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं? अच्छा, चलिए ये तो बात आ गई आपकी जानिब से, लेकिन एक इस पे जो काउंटर क्वेश्चंस मैं सुन रही हूँ ये कि जी जो FIA की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसमें जो डॉक्टर रिजवान साहब थे और एक और साहब थे अबू बकर खुदाबख्श, और वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको तो हटाया नहीं गया, तो DG FIA तो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे तरीन साहब के मामले को, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जी उन्हें इस मकसद की वजह से हटाया गया? ऐसा होता है कि जो इदारे का सरबरा होता है ना, ओवरऑल वही सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन ये जो बात है अबू बकर खुदाबख्श के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अच्छी उनकी रिप्यूट है, लेकिन कानून भी आपको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई भी फरीक अपने किसी इंक्वायरी अफसर पे, अपने किसी इन्वेस्टिगेट करने वाले अफसर पे कोई इतराज़ करे तो उसको ये हक होता है कि आप उसको वो तब्दील करवा सकता है। लेकिन मैं बात ये सिर्फ करता हूँ कि जहांगीर तरीन का एक केस नहीं है। आप आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, आप मियां नवाज शरीफ को देख लें, पाकिस्तान में आप किसी भी ताकतवर को देख लें, ताकतवर को जो भी ताकतवर नजर आएगा उसको सजा मिलती नजर नहीं आएगी। मैं आप दोबारा आपसे इस पे भी कमेंट लूंगी कि फिर खुर्शीद शाह और फरूख शाह वाले मामले पे बिलावल काफी गुस्से में है। बहरहाल हिलाली साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब अगर तरीन साहब को हम पकड़ेंगे तो ही ये साबित होगा कि इंसाफ हो रहा है, या फिर वाकई आपको लगता है रियायत मिल रही है उन्हें? देखिए, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि समटाइम्स द सिंपलेस्ट आंसर इज द ट्रूएस्ट आंसर। उसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी है, मसलन वाजिद ज़िया हेड ऑफ FIA, वो समझता है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, सपोजिंग कोई और हैं, उस कमेटी में भी कोई और हैं जो समझते हैं कि भाई ये आदमी भाग नहीं सकता, ना भागेगा, ECL पे इसका नाम है, ये और इसके बेटे जो है वो दोनों इधर ही रहेंगे, तो हम जब चाहते हैं इस आदमी को हम बुला सकते हैं, जब चाहते हैं हम अरेस्ट कर सकते हैं, बेशक कोर्ट में जाके हम इनका वो लें, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेस। लिहाजा इन द सर्कमस्टेंसेस क्या ज़रूरत है कि कहना लाजमी
कि इनको अरेस्ट करें? क्या वाजिद जिया साहब ये जो 3 साल एक बेचारा आदमी जेल में रहा है, जो भी है वो अभी छूटा है 3 साल के बाद लवाई, कि ये सही था? 3 साल बगैर सजा ऐसे ही रखना ये जायज़ था? ये तो नैब की बेइज्जती हुई ना। मगर मैं कहता हूं क्या FIA भी इस किस्म की बेइज्जती करना चाहता है? दूसरी बात ये है, कितने हैं मिल ओनर्स जो पकड़े गए हैं माफिया में? कितने हैं मिल ओनर्स पाकिस्तान में? 85, 85? उनमें से तरीन के पास कितने बिल्स हैं? 5? बाकी किधर हैं भाई? वेयर आर द अदर्स? वो क्यों नहीं है जेल में? एक भी जेल में है? खुसरो बख्तियार जेल में है, शरीफ जेल में है, जरदारी जेल में है, तो इसको जेल में रखना क्या जरूरी बात थी? उनको भी कहें ना जेल में रहें। ये देयर इज एब्स। देखिए, इस मुल्क में बैड मोटिव्स अस्क्राइब करना किसी को, ये तो हमारी आदत है। ठीक हो गया, चलिए ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन अब दोनों से मेरा ये सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि जी ताकतवर का एहतसाब नहीं होता, लेकिन खुर्शीद शाह साहब बहुत अरसे से हम देख रहे हैं गिरफ्तार हैं और उनके ऊपर उस तरह से कोई आगे मामला बढ़ भी नहीं रहा। अब उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसपे बिलावल भी बड़े गुस्से में। तो फिर ताकतवर तो वो लोग भी हैं। देखिए, मैं उस वक्त मानूंगा कि एहतसाब हो गया जब उनसे कुछ बरामद होगा, जब कौम एक आपने इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, मैं नहीं कहता कि वो ईमानदार है, मैं नहीं कहता कि वो करप्ट है, लेकिन अगर आप इतने बड़े इल्ज़ाम लगा के उनको पकड़ते हैं और इतने साल तक, इतने महीनों तक, इतने लंबे अरसे तक जेल में भी रखते हैं, तो फिर खुदा का वास्ता कि या तो फिर आप उनसे कुछ बरामद कर लें, कौम को खुशखबरी सुना दें कि हमने ये अरबों रुपए इकट्ठे उनसे वापस ले लिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो ये ढकोसला भी ना करें, फिर उनको छोड़ दें। अच्छा, लेकिन अब इस पे ये भी एक सवाल उठ रहा है कि तरीन साहब को कहीं रिलीफ इस वजह से तो नहीं दिया गया कि बजट पास करवाना है? देखिए, अब सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तरीन खान को, जहांगीर तरीन के बारे में अब अभी जो भी कहें, क्योंकि ये सब सीना गजट है ना, कोई जो भी कह दे। असल मामला सिर्फ ये है कि लोग अब क्या सराहियाँ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी बजट पास करवाने के लिए क्योंकि खान साहब को बंदे चाहिए, कोई कह रहा है कि जी अब ये डील हो गई है इसलिए, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन असल बात ये है कि जब तक वो जहांगीर तरीन हों, वो खुर्शीद शाह हों, वो फरूख शाह हों, या जितने भी लोग हैं, जब तक पॉलिसी एक नहीं होगी, और हिलाली साहब ने दुरुस्त कहा कि 85 अगर मिल ऑनर्स हैं तो उन 85 के 85 में से जितने भी वो लोग हैं जो उस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 85 के 85 मालकन ऐसे नहीं हैं जिन्होंने ये काम किया, जो हैं जिन्होंने ये काम किया उन सबको एक ही सलूक होना चाहिए उन सब के साथ। राइट, तो चलिए जी देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो है क्या रुख इख्तियार करता है, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि खान साहब के लिए भी उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है कि अगर जहांगीर खान तरीन का मामला साफ नहीं होता, उनका प्रॉपर एक जो सारा केस है वो सामने खुल के नहीं आता, तो फिर उनके ऊपर भी एक क्रेडिबिलिटी इशू बन सकता है। तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। एक और अहम मामला कि कानून साजी बड़ा सब कह रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जी नहीं हो रही, ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। अब अचानक से हमने देखा है कि अचानक से एक ही दिन में 21 बिल मंजूर करवा लिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से। ऐसा क्यों और क्या जादू है? एक ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली में रिकॉर्ड कानून साजी हुई है जनाब। एक ही दिन में 21 बिल मंजूर करा लिए गए। इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैं, 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नौयत के हैं, जिसमें कुलभूषण यादव से मुतल्लिक भी है, और इसके साथ साथ एक बिल जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी है। उस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। लेकिन जनरली जो इस पर एक तनकीद हो रही है वो ये कि इतनी उजलत में ये सारे बिल एक साथ क्यों आखिर पास करवाने की ज़रूरत क्या पेश आई? लाली साहब, क्या आपको इसमें कबाहत नजर आ रही है? ऑपोजिशन कह रही है कि इतनी जल्दी क्या थी? 2-3 बातें हैं इधर। एक बात तो ये है कि ये ऑपोजिशन किस चीज़ पे ऑब्जेक्ट कर रही है कि मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास था इनको पास करने के लिए। अब शायद इनको तकलीफ ये हो रही है कि डिस्कशंस नहीं हुए हैं इस पे। डिस्कशंस फिर भी हो सकते हैं इन पे, बिल्कुल हो सकते हैं, वादर पे हो सकता है डिस्कशन,
बात असल ये है कि ये चाहते थे कि ये गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव प्रोग्राम को सैबोटाज करें। ये हर चीज़ को खींचना चाहते हैं। उनका काम ही यही है कि गवर्नमेंट को नाकाम बनाए। मेजॉरिटी तो इनके पास है ही नहीं ना, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। ये बिल पास होने वाले थे। ठीक। और अब यादव का मैं आपको बता दूं, यादव का क्या था चक्कर। यादव का चक्कर ये है कि सुप्रीम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जब एक आदमी को तुम मिलिट्री ट्रायल देते हो और उसको गिल्टी पाते हो, कोर्ट कहती है गिल्टी है, ही शुड हैव, उसके पास ए राइट टू अपील। एग्जैक्टली। वो जा सकता है हाई कोर्ट में। हमारे पास कानून नहीं था, गवर्नमेंट ने ये कानून पास किया। ये फिर उस पर कुड़ करने लग गए। इसके माने तुम एनआरओ दे रहे हो यादव को, फौरन टांगो उसको। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बदनाम हो। ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ये मामला उठाए और हिलाल साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलीगली काम करते हो। इस पे हम ना जरा कल डिटेल में बात करेंगे। और ये बिल्कुल आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के पास क्या वाकई ये मजबूरी है कि उसे ये करना ही था, क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ ने ये कह दिया था। लेकिन इमरान साहब, फिर जो इसका मतलब है कि ये बात हो रही थी कि सेनेट इलेक्शन के बाद बड़ी तेजी से कानून साजी शुरू हो जाएगी, तो लगता है कि पीटीआई गवर्नमेंट अब उस तरफ चल पड़ी है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, देखिए कानून क्या कहता है, आइन और कानून के मुताबिक, और कवायद जो हैं कौमी असम्बली के वो क्या कहते हैं, उनके मुताबिक ये है कि कोई भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट जब ऐवान में पेश की जाती है तो ये रिपोर्ट कौमी असम्बली के हर मेंबर को दी जाती है कानून साजी के लिए। जब अब वो ताकि वो पढ़ भी सके इस पर और अपनी राय भी दे सके। कायमा कमेटी के अरकान की तादाद कितनी होती है? 15 से 20, और उसमें हर जमात के लोग होते हैं। फिर उनको टाइम दिया जाता है कि जनाब आप ये देखें, और कम से कम 48 घंटे उनको दिए जाते हैं कि आप इस पे अपनी राय भी दें। यहाँ अपोजिशन का इतराज़ ये है कि हमें तो बोलना ही नहीं दिया गया इस दौरान। कानून की कॉपी देना, बिल की कॉपी देना या कवायद को पूरा करना वो तो अलग बात है, बोलने भी नहीं दिया। तो ये बिल जो है असल में वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बुलडोज किए गए हैं। इसके लिए अब हो क्या रहा है? अब 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास तलब कर लिया, हो सकता है वो उनकी तरफ से भी इतराज़ सामने आ जाए। दूसरा, अपोजिशन ये तैयारी कर रही है कि डिप्टी स्पीकर ने क्योंकि ये नहीं किया तो शायद वो अदम एतमाद की तरफ आए कि हमें डिप्टी स्पीकर ने बोलने नहीं दिया, हम उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आते हैं। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कौमी असम्बली में तो हो गया, लेकिन सेनेट में उनके पास अक्सरियत नहीं है। अब अगर ये इन्होंने सुन लें, बात ये है कि अगर सलाह मशवरे से किया होता ना, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था, तो फिर शायद आसानी से हुकूमत ये वहाँ सेनेट से भी मंजूर करवा लेते। क्या पता अंदर अंदर हुई हो सलाह मशवरा। अब उनके लिए मसला जरूर खड़ा हो सकता है कि सेनेट में उन्हें ये मुश्किल पेश आ सकती है। अच्छा। लिहाजा अगर बेहतर यही है कि आपने करना है तो उनको इत्मीनान में लेके, तो यूसुफ रजा गिलानी है ना मुश्किल हल करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या वाकई ये काजी इतनी आसानी से सेनेट से भी हो जाएगी, और उसके बाद क्या वाकई अपोजिशन के जो एतराज़ात हैं वो जायज़ नहीं। लेकिन इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट बिल्स हैं इनके हवाले से ज़रूर हम भी आने वाले प्रोग्राम्स में डिस्कशन करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।